वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने चैनल तुषार आर्या जोन में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, तो आज हम आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं और उसका उसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तभी हम फाइनल एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। फिर एक हम सभी प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें दोनों एग्जाम की बात होगी। तो अगर हम पेपर देखें तो ये आपका 2023 का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का ही है, फिजिकल ज्योग्राफी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ही ना। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जो पेपर होगा वो आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा या 3 सेक्शन में होंगे, जिसमें पहला सेक्शन है वो है सेक्शन ए या खंड अ। हालांकि इसमें देख कुछ और चीजें लिखी गई हैं क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का है, जो आपको पता है। 3 घंटे आपके पास समय है, लेकिन अभी ये जो 75 मार्क्स का पेपर है, अब ये 3 घंटे का समय न होके अब ये 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का, क्योंकि प्रश्न की संख्या कम हो गई है। ये पेपर इसलिए मैं आपको लगाया हूँ ताकि आप क्वेश्चन देख सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको करने ही है सभी सेक्शन से जो निर्देश दिए गए हैं। तो सेक्शन ए है जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और जिसमें सभी प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। टोटल 10 प्रश्न हैं, 10 क्वेश्चंस हैं और 10 प्रश्नों के आपके जवाब देने हैं। एक प्रश्न का जवाब आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है, 50 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में देना है? 50 शब्दों में देना है। ठीक है। ये जो पेपर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, ये जो पेपर है ये 2023 का है, पुराना पेपर है ना। तो पहले पेपर का जो पैटर्न था वो अलग था, 3 घंटे का पेपर होता था। तो आपके जो मार्क्स थे वो ज़्यादा डिवाइड थे और आपको लघु उत्तरी और कह सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन ये पेपर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि प्रश्न कैसे आएंगे ये समझ लीजिए। ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे, जिसके वो आपको 50-50 शब्दों में आंसर लिखना है। तो सबसे पहले जो आपका देख रहे हैं, पहला प्रश्न है आपका, खुल जा भाई। जो पहला प्रश्न है आपका वो है आपका नेचर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की प्रकृति। भूगोल की प्रकृति जो आपके कई बार बताया गया है कि ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, क्लास में तो हजार कई हम लोगों ने डिस्कस किया ही है। और जनरली आप लोग जानते हैं ज्योग्राफी इज ए आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट। आर्ट भी है, साइंस भी है, यानी इसका नेचर आर्टिस्टिक भी है, साइंटिफिक भी है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कौन कौन से हैं। उसके बाद इसी में दूसरा है भू सन्नति या जियो सिंक लाइन। जियो सिंक लाइन के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। और अगर हम बात करें, ए हो गया, बी हो गया, ऐसे ही आपके कहाँ तक होंगे, एक्स तक होंगे, यानी 10 क्वेश्चन होंगे। तो तीसरा जो आपका होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा इस साइड में। अ, ये सी, ए हो गया, बी हो गया। अब अगर हम सी देखें तो सी लिखा है सीधा सीधा वेदरिंग या अपक्षय किसे कहते हैं, ये भी आपको कब बताया गया और उम्मीद है कि आपको पता होगा। भाई अगर चट्टान है, रॉक्स हैं, रॉक्स अपने ही स्थान पर किसी फोर्स के कारण टूटते फूटते हैं, वो अपना उसमें स्थानांतरण नहीं होता है, वहीं टूटते हैं फूटते वहीं रहते हैं, तो वही वेदरिंग कही जाती है। वेदरिंग दो तरीके से होती है, एक तो भौतिक और एक रासायनिक। तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि भाई फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। उसके बाद अगर देखिए तो रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स? तो जब आप लोग रॉक्स पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, एक इग्नियस रॉक्स, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स और एक सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आपको इन तीनों के बारे में पता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित रॉक्स क्या होते हैं? जब आग्नेय चट्टान या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में तापमान और दबाव में परिवर्तन के कारण उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक। इतना ही लिखना है आपको, कम से कम लिखना है जितने में आपका जवाब पूरा हो जाए। उसके बाद हम बात करें पांचवा जो क्वेश्चन है वो रचनात्मक प्लेट किनारा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। तो जब आप लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे थे तो आपको 3 मार्जिन पढ़ाए गए थे, प्लेट किनारे पढ़ाए गए थे। एक आपका रचनात्मक प्लेट किनारा, एक विनाशात्मक प्लेट किनारा और एक संरक्षी प्लेट किनारा। तो यहाँ पर पूछा गया रचनात्मक प्लेट किनारे के बारे में। तो रचनात्मक प्लेट किनारे का निर्माण वहां पर होता है जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। जैसे ये प्लेट इधर मूवमेंट कर रहा है, इस प्लेट का मूवमेंट इधर हो रहा है, तो इसके बीच में जगह बचेगा तो नए मटेरियल
भूगर्भ से निकलते हैं और उसके बाद नए प्लेटों का निर्माण होता रहता है, क्योंकि ये अगर मूवमेंट अलग अलग दिशा में रहा तो बीच में जगह बचेगा ना। तो रचनात्मक प्लेट किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रचनात्मक प्लेट किनारा, जो मुख्य रूप से महासागरीय कटकों के सहारे होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें तो आपसे पूछा गया डेल्टा। तो जब आप रिवर पढ़ेंगे तो रिवर के कार्य पढ़ेंगे, तो अपरदनात्मक कार्य निक्षेपात्मक कार्य दोनों पढ़ेंगे। तो निक्षेपात्मक कार्य में नदी के द्वारा बनाया गया जो प्रमुख स्थल रूप है वो है डेल्टा। नदी जहां पर महासागर से मिलती है वहां पर अपने द्वारा लाए गए अवसादों को अपने मुहाने पर जमा करती है, तो उससे वहां पर एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपका है वो है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। तो जब आप लोग एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे या वायुमंडल पढ़े होंगे तो वहां पर आपको पता होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। आपके वायुमंडल में अलग अलग प्रकार के लेयर हैं, उसी में से जो सबसे पहला लेयर है वही है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। तो उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। ठीक, उसके बाद इंसुलेशन क्या है, सूर्यातप क्या है। सूर्यातप जनरली आप लोग जानते हैं, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो एनर्जी है वही सूर्यातप है। तो किस तरीके से इसके लिखेंगे ये सब हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन ये सारे देखिए कितने सिंपल से बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्लास में कई बार बताई जाती हैं। बस आपको थोड़ा सा लिखने आना चाहिए, कैसे लिखना है वो भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद है महाद्वीपीय निमग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये आपके लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है जलमंडल से, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से महाद्वीपीय निमग्न तट क्या होते हैं या कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं। महाद्वीप और महासागर का जो किनारा होता है वहां पर जो महाद्वीप का महासागर के अंदर थोड़ा बहुत तटीय क्षेत्र डूबा होता है उसी को हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। उसका निर्माण कैसे होता है या कैसे होता है ये सब हम बात करेंगे। और लास्ट में फिर आपको बताना है कि बायोम किसे कहते हैं। तो बायोम आपका इन्वायरमेंट से संबंधित टर्म्स है जो हम लोग बायोस्फीयर में पढ़ते हैं। तो बायोम जनरली बहुत ही सिंपल चीज़ है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से ये 10 छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास पहले सेक्शन में है। पहले ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ करता था, टोटल 20 नंबर का सेक्शन था, लेकिन अभी ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा आप लोगों में और टोटल 30 नंबर आपको सेक्शन ए से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी जैसा कि बताया गया था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लघु उत्तरी प्रश्न होंगे ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरी प्रश्न। और आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे पहले, लेकिन अब आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब इसको कम कर दिया गया क्योंकि पहले ये पेपर 3 घंटे का होता था, अब ये पेपर 2 घंटे का होगा। पहले पेपर 3 घंटे का होता था, अब आपको 2 घंटे का ही पेपर देना है। तो अब आपको इसमें से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 से 250 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका लगभग 10 नंबर का होगा भी अब। पहले 5 नंबर 7 नंबर का होता था, 5 क्वेश्चन 35 नंबर का होता था, लेकिन अभी आपके 3 ही क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, टोटल 30 नंबर का। ठीक, अब देखते हैं कि कौन किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मेन बात ये है कि प्रश्न किस तरीके से आते हैं या प्रश्न कौन कौन से महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो अगर हम प्रश्न देखें तो अगर हम लोग प्रश्न के बारे में बात करें या क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो ये आपके पास प्रश्न है। ठीक, उम्मीद है कि दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो और बड़ा कर देते हैं और उसके बाद आराम से देखिए। ठीक है, पहला प्रश्न तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में था ना, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, लेकिन ये दूसरे सेक्शन का पहला क्वेश्चन ही होगा। दूसरे सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन करिए। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, क्या इसमें पढ़ते हैं और इसका स्कोप क्या है या विषय क्षेत्र क्या है या भौतिक भूगोल क्यों पढ़ना है। तो आपको बताया गया है भाई भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी से संबंधित सभी प्रकार के भौतिक कंपोनेंट्स की जानकारी प्राप्त करते हैं।
तो कौन कौन से भौतिक कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं, या किस प्रकार का पृथ्वी का भौतिक इन्वायरमेंट है या पर्यावरण है, इन सब के बारे में जानकारी आपको भौतिक भूगोल पढ़ के ही मिलता है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं और कैसे लिखना है उस पर भी चर्चा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अपर्दन चक्र क्या है? डेविस के भौगोलिक चक्र की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज इरोजनल साइकिल, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। अपर्दन चक्र किसे कहते हैं और डेविस का अपर्दन चक्र के बारे में आपको व्याख्या करना है कि डेविस ने अपर्दन चक्र की कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की है और उन्होंने उसमें क्या बताया है। इसमें आपने पढ़ा था युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, अलग अलग स्टेजेस में किस प्रकार से ऊंचाई बढ़ती है, किस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, यही सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वाटरफॉल्स, फॉल्स किसे कहते हैं या वलन किसे कहते हैं, और अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फॉल्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक, कौन कौन से वलन के प्रकार होते हैं आप यहाँ पर लिखा है देख रहे हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिएगा। वायु द्वारा अपरदन जन स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। अब नदी के द्वारा अपरदनात्मक स्थल रूप, वायु के द्वारा स्थलात्मक स्थल रूप, हिमानी के द्वारा अपरदनात्मक स्थल रूप, ये सभी आप लोग पढ़ेंगे। तो इसमें वायु के अपरदन के द्वारा कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं उसके आपके बारे में चर्चा करनी है। जबकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपका लिखा है वर्षा को परिभाषित कीजिए। वर्षा को परिभाषित कीजिए। वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट इज प्रेसिपिटेशन और टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो वर्षा क्या है, वर्षा के अलग अलग प्रकार कौन से उसके बारे में बताना है। उसके बाद फिर आपका है चक्रवात क्या है। चक्रवात क्या है? रेखा चित्र की सहायता से इसकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। व्हाट इज साइक्लोन और साइक्लोन की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में आपको रेखा चित्र के बारे में रेखा चित्र से समझाना है, फिगर बना के समझाना है कि आखिर हवाओं के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इस सेक्शन में वो है प्रवाल भित्तियों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रवाल भित्तियों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। कोरल रीफ्स, व्हाट इज कोरल रीफ्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, ये अभी जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो आपको बताया जाएगा कि लिखना कैसे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, जैव मंडल पर निबंध लिखिए। व्हाट इज बायोस्फीयर, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आ गया जो आपका यूनिट 8 है, लास्ट यूनिट, जैव मंडल बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर किसे कहते हैं? बायोस्फीयर जनरली वही मंडल है जहाँ पर मानव समुदाय, जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, वो सब वनस्पतियां, ये सब मिलकर आपस में रहते हैं, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, यही बायोस्फीयर है या जैव मंडल। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल क्वेश्चन हो गए आपके कितने, 8 क्वेश्चन दिए आपको हैं सेक्शन में बी में। 8 क्वेश्चन करने कितने हैं, 5 ही, लेकिन अब आपके पास आएंगे केवल 5 क्वेश्चन, करने कितने होंगे, 3, करने कितने होंगे, 3। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 साल पहले का पेपर है। ठीक, जब 3 साल का पेपर, 3 कह सकते हैं कि घंटे का पेपर होता था, तो इसलिए आपको इसको सारे क्वेश्चन को नोट कर डालना है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आगे हम लोग ये आपको बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है, हाउ टू राइट। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका फिर नेक्स्ट सेक्शन आपका है सेक्शन सी। सेक्शन सी, अब सेक्शन सी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। सेक्शन सी जो होगा वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, आपको पहले बताया गया है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे ना, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे, और दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होंगे इसमें पहले आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन होते थे, तकरीबन 5 क्वेश्चन, और 5 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते थे। और अभी मैंने आपको क्या बताया पिछले वाले सेशन में कि अब आपके पास केवल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको करना होगा। वो तो बात की बात है, तो एग्जाम पैटर्न आप लोग समझ ही लिए हैं, लेकिन अभी हम प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों को आप लोग नोट करते रहिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक, चलिए पहला प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरी में, जिसमें आपको 500 शब्दों में कम से कम आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न है आपका भूकंप किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। व्हाट इज अर्थक्वेक
भूकंप क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसके लिए आपको प्लेट टेक्टोनिक्स समझाना पड़ेगा, प्लेट विवर्तनिकी की चर्चा करनी होगी, तो आपके पास एक अच्छा मैटर मिल जाएगा कि आप 500 शब्द लिख सकें। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें ग्रामा, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। व्हाट इज द रिलेशन, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। यानी आपने पढ़ा होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ाया भी गया होगा, तो उसी के बारे में आपको व्याख्या करना है। और आलोचनात्मक मतलब उनमें क्या कमियां हैं, उन्होंने कौन सी गलत चीजें बताई, उसकी भी आपको उसमें नोट करना है, या उसके बारे में भी उसमें आपको चर्चा करनी है। ठीक, जिसमें आपको बताया गया था भाई कि शुरुआत में सभी स्थलखंड या सभी महाद्वीप एक ही महाद्वीप के रूप में जुड़े हुए थे, जिसे आप लोग पेंजिया कहते थे। तो आगे कैसे उसमें विभाजन हुआ, किस तरीके से महाद्वीपों में विस्थापन हुआ, यही वेगनर जी ने बताया है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर, डिस्क्राइब द परमानेंट विंड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ना, कि वायु दाब एवं तापमान के मध्य क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत ही गहरा संबंध है भाई ना। और विश्व के कौन कौन से कह सकते हैं कि विंड है या हवाएं हैं, परमानेंट विंड है, जो हमेशा चलती रहती हैं इन एयर प्रेशर की इफेक्ट से या प्रभाव से। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 13 है, ज्वार को परिभाषित करते हुए इसकी उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। कि टाइड कैसे आता है, आप लोग सुने होंगे डिफाइन टाइड एंड इन्वेस्टिगेट द ओरिजिन ऑफ टाइड, कि टाइड या ज्वार कैसे, ज्वार की उत्पत्ति कैसे होती है और ज्वार होता क्या है, पहले ये बताएंगे, उसके बाद कैसे उसकी उत्पत्ति होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्वार भाटा का नाम आप लोग सुने होंगे, महासागरीय जल का स्थलीय भाग के ऊपर आना और फिर वापस जाना, वही ज्वार भाटा कहलाता है, जिसको हम लोग टाइड कहते हैं मुख्य रूप से, या ज्वार कहते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे, पढ़ लिए होंगे तो कोई बात ही नहीं है, अलग अलग कॉलेज में भाई पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब फिलहाल नहीं भी पढ़ाया जा रहा है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखना है इन प्रश्नों के उत्तर में, ये हम लोग आगे के सेशन में चर्चा करेंगे। अभी आपको, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नोट नहीं किया है तो नोट कर डालिए कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये सारे के सारे एक पेपर पे नोट करके रख लीजिए, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे के सेशन में हम लोग इसी प्रश्नों को लिखने का प्रयास करेंगे कि क्या हम इस पेपर में लिख सकते हैं, जिससे आपका पूरा कोर्स एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, आपने क्या पढ़ा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और आप लोग दोबारा से सब कुछ पढ़ भी लेंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी नए सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।